आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। ठंडियों का भी टाइम है, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनका दर्द बढ़ा हुआ है और जो कि बराबर दवाई ले रहे हैं फिर भी दर्द बढ़ा हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि एक ये टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर सब दवाइयाँ लेने के बाद भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी दवाइयों के असर ऐसा लगता है कि कम हो रहा है या जो भी रीज़न हो उनका दर्द कम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने प्रॉपर आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयाँ ली हैं, प्रॉपर डोज में ली हैं जो उनने लिखी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिज़ीज़ अभी भी एक्टिव है, कि उस दवाई के डोज पे डिज़ीज़ रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और जब अगर डिज़ीज़ रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में शुरू ही रहता है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है जो दवाइयों के इफ़ेक्ट से होना चाहिए था। एक कॉमन मिस्टेक होती है कि या तो आपने दवाई डोज में बराबर नहीं ली, जैसे डॉक्टर ने अगर 2 गोलियां लिखी हैं आपने 1 ली, या उन्हें वीकली टैबलेट लिखी तो आपने कोई 1 हफ्ते वो दवाई स्किप कर दी। तो कहीं लेने में अगर दवाई में मिस्टेक हो रहा है तो बनी बात है कि भाई दवाई आप ले रहे हैं मतलब पर असर नहीं कर रही, पर जब आपने प्रॉपर डोज में ही नहीं लिया हो तो दर्द तो हो गई। और दूसरी बात, अगर आप दवाई प्रॉपर डोज में ले रहे हैं फिर भी दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दवाई या तो चेंज करनी पड़ेगी या फर्दर उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि भाई सब दवाई लेने के बाद भी मुझे दर्द हो रहा है, तो लेट अस इवैल्यूएट कि भाई क्यों दर्द हो रहा है। तो आइदर डिजीज़ एक्टिव है, वो एक सबसे मेन कारण हो सकता है। दूसरी बात, कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती है कि जो सिर्फ दवाइयाँ लेने से ही ठीक नहीं होती हैं, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें हम कहते हैं कि दवाइयों से ज़्यादा पावरफुल है एक्सरसाइज। कि अगर आप दवाई लेते हुए हैं पर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बॉडी में जकड़न दर्द थोड़ा बना ही रहेगा। सो लैक ऑफ एक्सरसाइज एक बड़ा कारण बन सकता है कि आपको दर्द चालू के चालू ही रह रहा है। तो दवाइयाँ तो चलो आपने बराबर ली, दवाई डॉक्टर ने बदल के भी दे दी, पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आपको जो एडवाइस की गई है तो भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी और आपका आर्थराइटिस पूरा कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। तो जब भी ऐसा कोई हो सिचुएशन तो ये भी आप माइंड में इवैल्यूएट ज़रूर करिएगा कि कहीं एक्सरसाइज का डॉक्टर ने बोला और मैंने नहीं की, जिस भी कारण से हो। ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो कोई भी स्ट्रेस, कोई भी दिमाग में कुछ चल रहा हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, बोथ द थिंग्स कैन कंट्रीब्यूट कि आपका दर्द बढ़ सकता है। जैसे अभी पेशेंट्स आते हैं, शादियों का सीज़न है, फैमिली में कहीं किसी की मैरिज है, रिलेटिव की, दौड़ धूप काम झाम बहुत सारा रहता है, दवाइयाँ भी सब ले रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से ऐसा लगता है जैसे ऑफ ट्रैक हो गई चीज़ें। सो उसका कारण होता है स्ट्रेस। सो एनी फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, ये इस कंडीशन को ऑफ ट्रैक कर सकती है पूरी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी। तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो हमको समझना पड़ेगा, वो आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। और टेम्पररी हो सकता है, थोड़ा दवाइयाँ बढ़ानी पड़े या दवाई चेंज करनी पड़े। अगर स्ट्रेसफुल पीरियड भी टेम्पररी है तो वो समय के साथ चला जाएगा और बाकी चीज़ें फिर ट्रैक पे आ जाएंगी। पर अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका नेचर ही होता है स्ट्रेस लेने का, हर छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेंगे कि भाई आज ये काम वाली बाई नहीं आई, या बच्चे टाइम से घर नहीं आ रहे हैं, या आज इतने लोगों का खाना बनाना है, या आज गेस्ट आने वाले हैं, या फिर आज घर की ये साफ़ सफाई करनी है, 10 चीज़ें दिमाग में चलती हैं तो वो नेचर में ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो वो जब एक क्रॉनिक स्ट्रेस वाला पीरियड चलता है ना, वो हैबिट में जब आ जाता है तो बॉडी एक पॉइंट के बाद में दवाइयों को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। तो सब दवाइयाँ प्रॉपर डोज में लेते हुए भी कहीं ना कहीं बॉडी फिर जवाब देने लगती है, और जब बैटरी डाउन होती है तो कहीं ना कहीं वो दर्द के फॉर्म में ज़रूर निकल के बाहर आता है। इसलिए जो प्रॉपर हम कहते हैं ना एक्सरसाइज करो या थोड़ा सा योगा प्राणायाम मेडिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदे करती हैं डिज़ीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए।
तो दवाइयाँ तो अपनी जगह सही है ही हैं, पर जब तक हम साथ में बाकी चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ कमी रह गई, 100% नहीं मिल रहा है। तो जब भी कोई डिज़ीज़ होती है ना, तो उसको हमको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना पड़ता है कि सिर्फ दवाइयों से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो हम बहुत कई बार इग्नोर करते हैं, वो है प्रॉपर नींद नहीं होना। अब काम का स्ट्रेस था या फिर जो भी स्ट्रेस रहा हो, या कुछ गेस्ट आ गए हो, काम का मेंटल हो, फिज़िकल हो, जो भी हो, अगर नींद भी बराबर नहीं होगी तो आप सुबह जो बॉडी को जो एक रेस्ट के पीरियड के बाद में फ्रेशली उठना चाहिए, वो उठने का मन ही नहीं करेगा। दिन भर भी थकान महसूस होगी, काम तो करना ही है दिन भर का, पर वो थकान के कारण फिर क्या होगा, दर्द बढ़ने लगेगा और वो आर्थराइटिस के दर्द को और बढ़ा देगा। तो प्रॉपर नींद नहीं होना भी एक कारण बन जाता है कि आपका दवाइयाँ भी लेते हुए आपका दर्द कुछ ना कुछ शुरू ही रहेगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई आपका ESR ठीक है, CRP ठीक है, सब ब्लड टेस्ट आपके सब नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी आप क्यों दर्द हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको खुद से भी एक बार इवैल्यूएट करने चाहिए, और आपके डॉक्टर को जब तक आप वो बताएंगे नहीं, कुछ डॉक्टर्स होंगे जो जिनके पास टाइम है, जो पेशेंट से ठीक से बात करते हैं, टाइम दे के उनको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, तो शायद ये चीज़ पकड़ में भी आ जाए। पर जिनकी बिज़ी OPD होती है, दिन में 50-50 पेशेंट देखने होते हैं, तो ये पॉइंट शायद मिस भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है कि ऐसी कोई चीज़ हो तो आप ज़रूर डॉक्टर को बताएं, ताकि उसका सल्यूशन आपके डॉक्टर आपको दे सकें। मैं ये सब आपसे इसलिए डिस्कस कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद ये पेशेंट्स के साथ महसूस करती हूँ, और पेशेंट्स समहाउ आप इतने समय से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं आपसे जैसे बात करती हूँ इन वीडियोस में, एकदम फ्रीली बात करती हूँ, जो मेरे मन में आता है वैसे ही मैं पेशेंट से भी OPD में बात करती हूँ। तो शायद पेशेंट्स मेरे साथ खुल के अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी कर देते हैं कई बार, तो समझ में आता है कि मेरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से मैं खुद जो अपने नॉलेज गेन करती हूँ, मैं आप लोग के साथ, सबके साथ शेयर करती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को और समझ पाएँ, जो पेशेंट हों, पेशेंट के रिलेटिव्स हों। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप समझेंगे तो आप दूसरों को, अपने को, फैमिली मेम्बर्स को आप हेल्प कर पाएंगे। सो ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट एक बात बोलूँ तो एक कंडीशन होती है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया पे मैंने एक और वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूँगी। तो फाइब्रोमाइल्जिया मतलब जैसे मसल्स का पेन, आर्थराइटिस होता है जोड़ों का दर्द। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आर्थराइटिस के साथ में फाइब्रोमाइल्जिया की भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, जो दोनों साथ में चलते हैं, जॉइंट पेन्स भी है और मसल्स पेन भी है। तो ऐसी कंडीशन को डॉक्टर ही डायग्नोस कर पाएंगे, और जब तक उसका प्रॉपर अलग से ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट होगा, आपको लगेगा कि मेरा आर्थराइटिस भी कंट्रोल में नहीं है। सो दोनों का ट्रीटमेंट जब साथ में होगा, तब आपको लाइफ में और इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपके पेन का जो नंबर है, या जो पेन का जो एक वैल्यू रहती है, उसमें आपको एकदम नीचे आते हुए दिखेगी, वो वैल्यूज जो हैं काफ़ी अच्छा फील करने लगेंगे आप। तो वो फाइब्रोमाइल्जिया की भी अगर साथ में डायग्नोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ऑलरेडी इतना एडवांस गठिया होता है कि डिफॉर्मिटीज़ आ चुकी होती हैं। डिफॉर्मिटीज़ मतलब कि उंगली टेढ़ी हो गई, या रिस्ट पूरा आपका जो है ये स्टक हो गया, पूरा मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही रह जाता है, या एल्बो बेंड हो गया, घुटने घिस गए, पर काम तो करना है, आपको ड्राइविंग भी करना है, आपको सब्जी भी काटनी है, आपको कोई भारी सामान भी उठाना पड़ सकता है, चलना तो है ही। तो ये जो डिफॉर्मिटीज़ के कारण जो बॉडी में जो एक हलचल मचती है ना, कि भाई जिस एक्टिविटी से, जिस फुर्ती से, जिस जॉइंट को काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा, और हम फोर्सफुली उससे वो काम करवा रहे हैं, तो वो दर्द तो देगा ही। इट्स लाइक मैं जब पेशेंट्स को कहती हूँ कि टायर अगर पंक्चर होता है तो हम पंक्चर बना सकते हैं, पर टायर ही अगर घिस गया हो तो उसको हमको संभाल संभाल के गाड़ी को चलाना पड़ता है, और उसको भी हम स्पीड से चलाएंगे
तो हीटअप होना ही है सब कुछ, और हीट मतलब दर्द होना है। तो जो अगर जॉइंट्स डिफॉर्म्ड है और उसको हम पहले जैसा ही यूज़ करने का ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ दर्द बना ही रहेगा। फिर हमको लगेगा कि आर्थराइटिस कंट्रोल में नहीं है, जबकि वो बात नहीं है। उसमें दर्द में डोज बढ़ाने से आपको दर्द में रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक कि आप उस जॉइंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो काफ़ी इवन मैंने देखा है कि डॉक्टर्स भी इग्नोर करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है विटामिन B12 और विटामिन D3 की डेफिशिएंसीज, जो आजकल के ऑलमोस्ट हर एक के लाइफस्टाइल में मैंने देखा है कि धूप में निकलने का ज़्यादा काम होता नहीं है। जो एटलीस्ट जो शहरी व्यक्ति हैं, गांव में जो हैं, जो खेत वेत में जाते हैं, उनको तो फिर भी चलो धूप में निकलना हो जाता है, पर जो शहरी व्यक्ति हैं उनकी लाइफस्टाइल में सन एक्सपोजर तो नाम की जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। B12 जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनमें 90% में मैंने देखा है कि विटामिन B12 कमी रहती है। और विटामिन D3 चाहिए होता है बोन स्ट्रेंथ के लिए, और B12 चाहिए होता है नसों की ताकत के लिए। अभी ये दोनों भी अगर कम रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो पेन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। और सिंपली मैंने देखा है कई बार सिर्फ ये भी हम करेक्ट कर दें उसको, वॉल्यूम को, उसको हम उसकी वॉल्यूम बढ़ा दें, D3 का जो लेवल है, B12 का लेवल है, उसका लेवल हम बढ़ा दें तो काफ़ी हद तक पेन में रिलीफ मिल जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम एक एक पूरे पिक्चर को देखना चाहेंगे और फुल प्रोस्पेक्ट में देखेंगे चीज़ों को, तो हम समझ पाएंगे कि सिर्फ नॉर्मल 3-4 गोली लेके कई बार होता है कि हम दर्द पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते। और भी साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में हम रखेंगे तो पेन इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपके केस में आपको जो भी चीज़ महसूस होती है, आप ज़रूर वो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए ताकि उसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। सिंपली दर्द की गोली लेना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी पावर होगी वो आपको दर्द कम रहेगा, फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो जब तक हम जड़ पे नहीं जाएंगे कि भाई सब दवाई लेने के बाद भी आपका पेन क्यों नहीं कम हो रहा है, तब तक हम आपकी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये दर्द रिलेटेड और कुछ भी और आपको जानना हो, किसी दवाई से कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ दवाई लेने के बाद भी आपको पेन हुआ, या फिर आपका कोई डॉक्टर ने कोई दवाई चेंज की, या आपको जो महसूस होता है कि आपके केस में क्या रहा होगा, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछिएगा ज़रूर, मैं उसका आंसर करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।